morning all of you. How are you? I hope you all are fine. Students, in our yesterday's class we finished our concentration of O part. In that part physical method and chemical method. तो चलिए अभी एक बार वार्म अप सेशन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं अपने लास्ट लेक्चर में हम कहाँ तक पहुंच चुके, कौन से स्टेप तक पहुंच चुके। तो हमारे चलते थे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ, ये दो बार लिख दिया, मेटल। ठीक है, तो देखो पहला जो प्रोसेस देखा था वो हम कौन सा देख रहे थे, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेट से कराऊंगी मैं। क्रशिंग ग्राइंडिंग में जो भी और आपका बल्क में मिले उनको आप क्या करोगे, स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड प्रोसेस था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और की क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेनिफिकेशन भी बोलते हैं या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था हमारे दो मेथड बनते हैं, फिजिकल मेथड एंड एक केमिकल मेथड। फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल मेथड में हमने फर्स्ट मेथड कौन सा देखा था, फर्स्ट वन इज ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन में हाइड्रोलिक वॉशिंग और विल्फ्री टेबल, इन दोनों में क्या था, आप वाटर का फ्लो करा रहे थे हाई प्रेशर पे, तो जो आपकी लाइटर इंप्योरिटीज है, सैंडी इंप्योरिटीज है, वो आपकी रिमूव हो रही थी। ठीक है, और ये जनरली हमने देखा था कौन से ओर्स के लिए एप्लीकेबल है, आपके ऑक्साइड ओर या फिर कार्बोनेट ओर, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ग्रेविटी सेपरेशन का प्रिंसिपल क्या था, डिफरेंस ऑन देयर, इसमें डिफरेंस होना चाहिए, डेंसिटी में डिफरेंस होना चाहिए और इंप्योरिटी के बीच में। फिजिकल का सेकंड मेथड देखा था हमने, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या बोला था, क्या था आपका और या फिर इंप्योरिटी दोनों में से एक का मैग्नेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, और हमने वो व्हील वाला एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, वो आपको अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड स्टेप में हमने देखा था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। फ्रोथ फ्लोटेशन में हमने ये पहली बात कौन से और के लिए एप्लीकेबल है, सल्फाइड और के लिए। चलो मैं यहाँ पे एक बार अच्छे से लिख देती हूँ, फिजिकल मेथड में फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन में एक बार देखो, रिवाइज कर रहे हो, आपने क्या किया था, ओर को मिक्स किया था, फिर ये आपका वाटर था, और इसमें आपने क्या पास कराई थी, हाई प्रेशर पे एयर पास कराई थी। तो आपने इसके अंदर क्या डाला था, झाग बनाने के लिए फ्रोथर डाला थे। फ्रोथर का काम कौन कर रहा था, पाइन ऑयल, जो क्या जनरेट करते हैं, फ्रोथ जनरेट करते हैं। फिर अगला क्या डाला था, फ्रोथ स्टेबलाइजर। फ्रोथ स्टेबलाइजर का काम कौन कर रहा था, एनिलीन या फिर क्रीसोल। वो फ्रोथ को जो झाग बने वो काफी देर तक झाग बना के रखता है, बर्स्ट नहीं होने देता। और थर्ड वन क्या डाला था हमने, कलेक्टर, जो क्या करता है, ऑयल को ओर को क्या कराता है, वेट कराता है ऑयल से। जो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड था ये सल्फाइड ओर के लिए था, और ये इसका प्रिंसिपल क्या है, बेस्ड ऑन वेटिंग एबिलिटी। और हमने बोला था ओर जनरली वेट होता है ऑयल से, और आपका इंप्योरिटी वेट होती है इससे, वाटर से। ठीक है, तो ये सारी चीजें डाली थी, आपका फ्रोथ बना था। फ्रोथ के साथ आपके कौन चले गए थे, और चले गए थे, और को आपने सेपरेट कर लिया था और हीट किया था, तो आपको क्या मिल गया था, और मिल गया था। और एक टॉपिक डिस्कस किया था, जब आपका क्या हो, दो सल्फाइड और होंगे तो आप क्या डालोगे, एक डीएक्टिवेटर डालोगे। जो हमने क्या डाला था, सोडियम साइनाइड डाला था, उसने क्या किया था, आपके लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन की थी, नहीं की, किसके साथ की थी, जिंक सल्फाइड के साथ, और एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया। फिर आपने पहले किसको सेपरेट किया, लेड सल्फाइड को, फिर आपने एक एक्टिवेटर डाला था कॉपर सल्फेट, उससे क्या हुआ था, जिंक सल्फाइड वापस से सॉल्यूशन में आ गया। ठीक है, मींस वो सॉल्युबल फॉर्म में आई, वो सल्फाइड फॉर्म में आ गया, और फिर वो उसके दोबारा फ्रोथ बने, फिर आपने जिंक सल्फाइड को सेपरेट कर लिया। ठीक है, और लास्ट में हमने देखे थे केमिकल मेथड में लीचिंग, और लीचिंग के लिए हमने एल्यूमिनियम का पढ़ा था बेयर्स मेथड, और गोल्ड और सिल्वर के लिए पढ़ा था मैकफोर्स साइनाइड
प्रोसेस। ये कल हमने डिटेल में बहुत अच्छे से किया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, और फिर हमने बोला था यहाँ पे ज्यादातर आपकी इम्प्योरिटीज क्या हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी जिद्दी इम्प्योरिटीज होती हैं जो रिमूव नहीं होती, उनको आप क्या करते हो, एक सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराते हो। जो वो इम्प्योरिटीज रिमूव क्यों नहीं हुई, क्यों, एक तो उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, एक वो किसी में फ्यूजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे थे, आपने उन जो इम्प्योरिटीज थी उनको आपने सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कराया, उसको हमने क्या बोला था, फ्लक्स, ठीक है। और उसके साथ मिलकर उसने एक सोल्यूबल सब्सटेंस बना लिया था जिसको हमने क्या बोला था, स्लैग। और ये पढ़े दो टाइप के होते हैं, अगर एसिडिक फ्लक्स यूज कर रहे थे इम्प्योरिटी कैसी होनी चाहिए, बेसिक, और आप बेसिक फ्लक्स यूज कर रहे थे मींस वहां पे इम्प्योरिटी कैसी है, एसिडिक, ठीक है। तो आज हम अपना मूव करते हैं एक्सट्रैक्शन की, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन के थर्ड पार्ट पे, थर्ड प्रोसेस पे, ठीक है। थर्ड प्रोसेस भी कल देख ही लिया था वैसे स्टूडेंट। सेकंड स्टेप के बाद हम कल मूव किए थे थर्ड स्टेप पे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड, कि कोई भी और किसी भी फॉर्म में हम उसको किस में लेकर आएंगे, ऑक्साइड फॉर्म में। क्यों, क्योंकि उसका रिडक्शन क्या होता है, इजी। और उसके लिए हमने क्या देखे थे, दो स्टेप, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में हीटिंग ऑफ सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ एयर, इधर प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। ये जनरली कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड और के लिए, और ये सल्फाइड और के लिए, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन देखी थी। अब हम मूव कर रहे हैं कौन से स्टेप पे, स्टेप नंबर 4, ठीक है। स्टेप नंबर 4 क्या था आपका, अब देखो आपने ऑक्साइड बना लिया, अब हम क्या करेंगे, रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या चलेगा, वो जो और ऑक्साइड और जो हमें मिला उसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो ये आज का हमारा यहाँ से टॉपिक शुरू होता है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, ठीक है। देखो रिडक्शन कराना मेटल ऑक्साइड का, और रिडक्शन मतलब ये मेटल ऑक्साइड जो भी होगा Mx या OY की फॉर्म में होगा, ये क्या करेगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और किसमें कन्वर्ट होगा, Mx को कोई भी N पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो मेटल लॉस ऑफ ऑक्सीजन किया है तो क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या होगी, हीटिंग होगी, ठीक है। तो जिस स्टेप में आपकी हीटिंग की जाती है उस स्टेप को या उस एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी, पायरोमेटलर्जी क्या है, एक्सट्रैक्शन का वो प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम, किससे, मेटल मिल रहा है किससे, मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड से, लेकिन कैसे, हीटिंग के थ्रू, मेटल ऑक्साइड थ्रू हीटिंग, ठीक है। तो जहां पे हीटिंग का यूज किया जाए वो मेटलर्जी का प्रोसेस पायरोमेटलर्जी बोला जाता है। ये काफी बार बोर्ड में पूछ ली जाती है, व्हाट इज पायरोमेटलर्जी, तो आपको पता होना चाहिए। अब देखो रिडक्शन हो रहा है तो इट मींस कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे इस मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, हम कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन से रिएक्शन के लिए क्या है, ठीक है। तो इस स्टेप को बढ़ाने से पहले हमें एक डायग्राम पता होना चाहिए, एलिंगम डायग्राम। उस डायग्राम की हेल्प से हम क्या पता लगा लेंगे कि कौन से ऑक्साइड के लिए कौन सा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये स्टेप अभी हुआ नहीं है, उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे, एलिंगम डायग्राम, ठीक है, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स एलिंगम डायग्राम जो प्लॉट है, एलिंगम डायग्राम हम बोल रहे हो क्या है, एक ग्राफ है जिसके प्लॉट किस किस के बीच में, एक तो गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में और एक आपका टेम्परेचर। और गिब्स फ्री एनर्जी कौन सी है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। ये रिवर्स प्रोसेस है, देखो हमें क्या
ये कोड किसका है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड में जो गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज हुई है वो और टेम्परेचर के बीच में। मींस आपका कोई भी मेटल है, ठीक है, अब और ये क्या है? ऑक्सीजन है, ये दोनों कंबाइन करके आपका क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड N2। ये ऑक्साइड की वजह से तो 2 होते हैं, तो 2 और यहाँ पे कोई भी नंबर मान लो x, ठीक है। तो मेटल क्या होता है आपका? सॉलिड, और ये क्या है? गैस, और मेटल ऑक्साइड बना ये क्या है? सॉलिड, ठीक है। हमें तो क्या करना है? हमें इसका रिवर्स प्रोसेस देख रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को हम क्या करें, ठीक है। तो देखो ये प्लॉट है, इस फॉर्मेशन में जो एनर्जी डेल्टा जी रिलीज होगी उसके प्लॉट में और वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स पार्ट देखते हैं। थर्मोडायनामिक्स आपने क्लास 11 में पढ़ी थी इक्वेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब देखो आपको पता है किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए आपकी जो डेल्टा जी है वो कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा जी नेगेटिव लाने के लिए देखो आपके दो फैक्टर, आपका प्लॉट इसके बीच में ये y है, ठीक है, और ये t के बीच में ये क्या है? x है, और ये डेल्टा s क्या है? स्लोप m, और डेल्टा h क्या हो जाएगा? आपका इंटरसेप्ट। मींस एक स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, लेकिन स्लोप देखो आपको पता है एंट्रोपी जो है डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो सकती है? 2 हो सकती है। डेल्टा एस आपका पॉजिटिव हो सकता है और डेल्टा एस आपका नेगेटिव हो सकता है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव आई तो ओवरऑल ये रिएक्शन क्या बनेगी? नेगेटिव, और ये टर्म डेल्टा एच से क्या होगी? बड़ी, तो डेल्टा जी नेगेटिव। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड देख रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा जी पॉजिटिव है, सॉरी डेल्टा एस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एस क्या है? एंट्रोपी, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। तो देखो कोई ऐसा केस हो, देखो इसके लिए हम केस कंसिडर करेंगे कि कौन से केस में डेल्टा जी पॉजिटिव है और कौन से केस में डेल्टा जी नेगेटिव होती है, ठीक है। देखो आपकी जो मेटल ऑक्साइड है, आपका M सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड, यहाँ पे ये गैस, और यहाँ पे क्या है? सॉलिड। रिएक्टेंट में तो गैसियस प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या सिर्फ सॉलिड है। और आपको पता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस इसमें सबसे ज्यादा होती है गैसियस स्टेट में, मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते तो वहां डेल्टा ज्यादा मिलेगी, लिक्विड में थोड़ी और कम और सॉलिड में बिल्कुल कम। तो रिएक्टेंट में तो गैसियस मॉलिक्यूल है, लेकिन प्रोडक्ट में जाने के बाद वो सॉलिड में हो गया, तो मतलब एस क्या कर गई? डिक्रीज कर गई। मतलब जहां पे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऐसा होगा वहां पे एस डिक्रीज करेगी, मतलब सॉरी, तो अगर ये डिक्रीज कर रही है तो बताओ रैंडमनेस क्या कैसी आएगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर डिग्री ऑफ रैंडमनेस आप एमओ सॉलिड से कहां जा रहे हो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराने के सॉलिड में जा रहे हो, तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव। तो आप इसको यहाँ नेगेटिव कर रहा हूँ, पॉजिटिव केस नीचे डिस्कस कर लेंगे। तो डेल्टा एस इस केस में क्या बन गई? नेगेटिव बन गई। तो देखो अगर ये नेगेटिव बन गई तो ओवरऑल टर्म क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। ये स्लोप क्या बन गई? यहाँ पे साइन पॉजिटिव आएगा। अब पॉजिटिव स्लोप आपको पता है कर्व कैसा दिखेगा? ऊपर की तरफ दिखेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं डेल्टा एस का जिक्र कर रही हूँ, बेटा अभी आप लिखना मत, मेरे साथ साथ पहले समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब किसकी बात कर रही हूँ? ऐसा फॉर्मेशन की जैसे आपका कार्बन है, ठीक है। पर्टिकुलरली आपने कार्बन की रिएक्शन कभी ऑक्सीजन से कराई होगी, ऑक्सीजन के साथ कराते हो आप तो क्या बनता है? CO2 बनता है, ठीक है। तो देखो ये सॉलिड है, ये गैस है, और यहाँ पर भी क्या मिल रही है? गैस। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो रही है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, गैस से इधर भी गैस मिली, तो एस क्या हुई? इंक्रीज हुई। एस इंक्रीज हुई तो मतलब कैसी वैल्यू? पॉजिटिव वैल्यू। ये पॉजिटिव होगी तो यहाँ साइन कैसा होगा? नेगेटिव। और स्लोप क्या आएगी? नेगेटिव स्लोप। तो इसके लिए कर्व कैसा आएगा? ऊपर से नीचे आएगा। इतने मीन्स मेरा कहने का मतलब ये था, यहाँ पे
एल्यूमिनियम डायग्राम में प्लॉट होगा डेल्टा जी वर्सेस पी में, उसमें कुछ लाइनें ऊपर की तरफ होंगी और कुछ लाइनें नीचे की तरफ आएंगी। ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उसका मतलब क्या होगा, आपका एंट्रोपी क्या हो रही है उस केस में, डिक्रीज हो रही है, और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है उसमें एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये मतलब है इतनी सी बात है। आई होप इतना समझ आया होगा। अब मैं बना रही हूँ आपको एल्यूमिनियम डायग्राम प्लॉट किस रिएक्शन के लिए क्या होता है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन बोर्ड में आएगा आपको वो डायग्राम गिवन मिलेगा। ठीक है, तो आप पहले इतना नोट डाउन कर सकते हो। तो स्टूडेंट आपको ये जो डायग्राम दिख रहा है ये क्या है, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में कर्व है, और डिफरेंट मेटल ऑक्साइड्स के कर्व आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे। जैसे मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन क्या बनता है, MgO बनता है। आपको पता है ये क्या होता है, सॉलिड, ये क्या है गैस, और ये क्या है सॉलिड। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। देखो डेल्टा जी क्या बताया था मैंने आपको, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ये तो इतनी इसकी क्या हो जाएगी, डेल्टा H वैल्यू इंटरसेप्ट गिव्स फ्री एनर्जी ओवरऑल नेगेटिव आएगी। लेकिन ये यहाँ पे देखो एंट्रोपी क्या कर रही है, डेल्टा S क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू ये नेगेटिव क्या बन गया ओवरऑल पॉजिटिव। तो देखो स्लोप कैसी है, पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो आपने फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड देखा, क्या कर रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, सडन इंक्रीज हुआ है। तो जिन कर्व्स में आपको ऐसे सडन इंक्रीज दिखे, भाई ये क्या है, टेम्परेचर जब बढ़ रहा है सडन इंक्रीज दिखा, इट मींस वो पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है, उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि ये क्या है, यहाँ पे मेटल मेल्ट हो गया तो सडन इंक्रीज करता है। ठीक है, ऐसे ही आपका एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट, देखो ये भी क्या था सॉलिड, ये क्या है गैस, और ये क्या है सॉलिड। तो गैस एंट्रोपी सिमिलरली इसकी तरह क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका एंट्रोपी डिक्रीज करे तो ओवरऑल स्लोप क्या बनेगी, पॉजिटिव। तो कर्व कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो कुछ कर्व दिख रहे हैं आपको ऐसे ऊपर की तरफ आ रहे हैं, कुछ कर्व क्या दिख रहे हैं आपको नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब नीचे की तरफ आने का मतलब क्या, देखो ये वाला देखो, यहाँ पे देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस CO2 थी, कार्बन सॉलिड, ये गैस और ये गैस, एक ही गैस का मॉलिक्यूलर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एक ही मिला, तो कोई एंट्रोपी में चेंज आया, ज्यादा नहीं आया। तो स्लोप ना ऊपर है ना नीचे, एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड का देखोगे तो कार्बन क्या होता है सॉलिड, CO2 क्या है, ये O2 क्या है गैस, और यहाँ पे क्या है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है। लेकिन यहाँ पे देखो एक मॉलिक्यूल गैस का, कितने मॉलिक्यूल गैस के दे रहे हैं, 2। ओवरऑल एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज। इट मींस इस बार डेल्टा S की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, बाहर नेगेटिव है, तो ओवरऑल नेगेटिव, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव, ऊपर से नीचे। ठीक है, ये कर्व आपका इसका है कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है गैस है, और ये आपको क्या दे रहा है CO2, और ये भी आपको क्या दे रही है गैस। आप इसको क्या करो, बैलेंस करो, 3 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो देखो ओवरऑल इधर कितने मॉलिक्यूल है गैस के, 2 और 1 3, और इधर कितने मोल है 2। तो ओवरऑल एंट्रोपी क्या करेगी, रिएक्टेंट में रैंडमनेस ज्यादा, तो प्रोडक्ट में रैंडमनेस कम हो गई, मींस डेल्टा S वापस से क्या हो गई नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या बना पॉजिटिव। तो कर्व कहां गया, ऊपर की तरफ। तो आई होप सबको ये कर्व तो समझ में आ गया होगा कि कुछ कर्व ऊपर जा रहे, कुछ कर्व नीचे आ रहे। एल्यूमिनियम डायग्राम में बेटा आपको सिर्फ 1-2 पॉइंट ज्यादातर याद रखने। एक पहला तो मैं बता चुकी हूँ, जहां पर सडन इंक्रीज आता है वो उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। सेकेंड, जो मेटल नीचे की तरफ है, द मेटल विच लाइज, ठीक है, वो रिड्यूस कर सकता है किसको, अपने से ऊपर वाले के मेटल ऑक्साइड को। देखो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का एग्जांपल लो, मैग्नीशियम का नीचे है, एल्यूमिनियम की फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऊपर है। तो ये जो मैं कह रही हूं नीचे वाला मेटल Mg,
अपने से ऊपर वाले कर्व के ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। मींस ये मैग्नीशियम इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। ये सारे कर्व ऐसे ही हैं। जो कर्व आपको नीचे मिलेगा उस कर्व का मेटल अपने से ऊपर वाले कर्व के मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है। ये हम चेक भी करेंगे। देखो आपको कर्व में दिख रहा है नीचे मैग्नीशियम है तो वो ऑक्साइड कर सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को। ये स्टेटमेंट हमने कंक्लूजन निकाला था पूरा। ये प्रूव कैसे हुआ वो मैं आपको अभी बता रही हूं, पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स देखो एलिमेंट डायग्राम से क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा विल मैग्नीशियम रिड्यूस एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऐसे कर लो Al2O3। क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकता है? और ये जो डाटा है ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड है। आपको क्वेश्चन में ये क्या तो वैल्यूज ऑलरेडी गिवन होंगी या फिर आपको एक ग्राफ गिवन होगा। एक चीज गिवन होगी क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल है। तो देखो अगर गिवन होगी तो आपको यहाँ मेंशन होगा, नहीं है तो देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड की डेल्टा जी कितनी है 1100 और एल्यूमिनियम की कितनी है 1000 से। देखो जब आप ऊपर से नीचे आप इंक्रीज कर रहा है तो ये यहाँ पे 1000 के बीच में है 1000 यहाँ पे ये लगभग कितना मान लो 1050। ये एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन, ठीक है। तो आपसे पूछे क्या मैग्नीशियम इसको रिड्यूस कर सकता है? इट मींस रिडक्शन का मतलब क्या है यहाँ सॉल्यूशन। अगर ये Al2O3 है और ये आपका मैग्नीशियम है, इसको रिड्यूस करने का मतलब क्या है? यहाँ से ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन करे मैग्नीशियम क्या कर लेगा गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए MgO बनना चाहिए। आपको क्या मिल जाना चाहिए एल्यूमिनियम। यही रिएक्शन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका देखो एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम क्या कर रहा है, ये वाली रिएक्शन कौन सी हुई है, इसने लॉस ऑफ ऑक्सीजन की है रिडक्शन और इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। तो हमसे तो पूछे क्या ये मैग्नीशियम इसका रिडक्शन कर सकता है, क्या ये रिएक्शन फिजिबल है? तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन को फिजिबल बनाने के लिए, स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या आनी चाहिए नेगेटिव। मींस अगर इस रिएक्शन की डेल्टा जी हमारे पास अगर नेगेटिव आ गई तो मतलब ये रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन हो जाएगी मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देगा। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आई तो इट मींस आपका ये जो मैग्नीशियम है ये इसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा। तो पहले तो आप इसको एक बार बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो कितना आएगा 2 एल्यूमिनियम इधर पे 2 और इधर पे 3 और इधर पर 3, ठीक है। तो हमें ये रिएक्शन लेकर आनी है इन दोनों रिएक्शंस की हेल्प से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैग्नीशियम वाले ऑक्सीजन है, कितने मैग्नीशियम चाहिए आपको 3, तो ऊपर वाले को कितने से मल्टीप्लाई कर दो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ऊपर वाली रिएक्शन मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया 3 Mg प्लस में 3/2 O2 क्या देगा आपको 3 MgO। और इसके लिए डेल्टा जी कितने से मल्टीप्लाई होगी 3 से। तो अब इस रिएक्शन की डेल्टा जी कितनी बन गई माइनस, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3300, ठीक है। अब आपको Al2 इधर है इधर चाहिए, ठीक है। अब देखो तो इस रिएक्शन को क्या कर दो पलट दो, रिवर्स कर दो, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, इधर लाओगे तो क्या बनेगा Al2O3 gives twice of aluminium प्लस में 3/2 O2। जब ये रिवर्स कर तो डेल्टा जी का साइन भी क्या हो जाएगा रिवर्स, तो डेल्टा जी क्या बन जाएगी पॉजिटिव 1050। अब इस रिएक्शन को सॉल्व करो 3/2 O2 से 3/2 O2 कैंसिल आउट, इधर कितना बनना 3 Mg प्लस में Al2O3 gives 3 MgO प्लस में एल्यूमिनियम। आपको यही रिएक्शन चाहिए थी, आपको चेक करना था इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी क्या आता है। तो आपने क्या किया दोनों रिएक्शन को ऐड किया, अगर डेल्टा जी को भी क्या करो ऐड करो। तो देखो -3300 है प्लस का 1050, तो और जो डेल्टा जी आएगी वो क्या आएगी आपकी नेगेटिव आएगी। अब नेगेटिव आया मीन डेल्टा जी
गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव है, इट मींस द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, ये रिएक्शन होगी, और होगी तो मतलब मैग्नीशियम क्या कर देगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस। तो देखो मैंने इससे पहले क्या बताया था इस डायग्राम में, आप हमेशा याद रखना, नीचे वाला मेटल अपने से ऊपर वाले कर्व के मेटल ऑक्साइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, ये कंक्लूजन है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया, कोई और एग्जांपल जिंक ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मे बी वो ये ना दे, डाटा देकर पूछ ले क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, तो आपको इसी तरीके से आंसर करना है, ठीक है, नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, आउट ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड व्हिच इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट 373 केल्विन, इतने टेम्परेचर पे इन दोनों में से कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो देखो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड की तीन रिएक्शन है, एक तो कार्बन सॉलिड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बने, ठीक है, या फिर कार्बन यहाँ पे कंप्लीट कॉम्बिनेशन हो रहा है या इनकम्प्लीट, और कार्बन ऑक्सीजन सब रिएक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, और थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम और ऑक्सीजन ऐड कर दे तो हमारा क्या बनेगा, CO2। तो देखो अगर हम इनकी डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर कर्व बनाए, तो देखो आपको पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, एंट्रोपी पे डिपेंड करता है स्लोप क्या होगी। तो देखो ये वाली रिएक्शन देखो, यहाँ पर ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एक मोलिक्यूल ऑक्सीजन है, एक मोल आपको क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, एक मोल, ये भी गैस है ये भी गैस है, एक मोल गैस पहले फिर एक मोल गैस बाद में, तो क्या एंट्रोपी में चेंज आया, नहीं आया। तो आपको इसका कर्व कैसा दिखता है, स्ट्रेट लाइन दिखती है, C प्लस O2 गिव्स CO, ठीक है। वहीं पर अगर हम ये वाली रिएक्शन देखें कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड बने, तो देखो यहाँ पे एक मोल ऑक्सीजन गैस है और यहाँ पे कितना दे रहा है, 2, ओवरऑल आपका एंट्रोपी मींस यहाँ से यहाँ डेल्टा एस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ये मतलब ओवरऑल साइन कैसा रहेगा, नेगेटिव। और स्लोप आपको पता है ये क्या स्लोप ही है, स्लोप क्या बन गई इस केस के लिए, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो आपकी स्लोप क्या बन गई, नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव और आगे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। इट मींस इसकी लाइन कहाँ आएगी, ऊपर से नीचे आएगी, ये किसकी लाइन है, इस कर्व की, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स CO2, सॉरी CO, 2 मोल CO, ये वाली कर्व, ठीक है। और अगर इसी की देखो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और ये भी क्या है, गैस। यहाँ पे गैस के मोल देखो तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, टोटल कितने हैं, 3, और यहाँ कितने 2, ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज, मतलब डेल्टा एस क्या हो रहा है, डिक्रीज, और डेल्टा एस नेगेटिव आ रहा है तो एम क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट मींस यहाँ पे लाइन जाएगी ऊपर की तरफ। तो ये कर्व किसका होगा आपका, 2CO प्लस O2 gives twice of CO2। इतनी बातें समझ में आई। और जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं वो टेम्परेचर होता है आपका 673 केल्विन। तो आपसे पूछ रहा है इस टेम्परेचर पे कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो मैंने आपको लिंगम डायग्राम में क्या बताया था कि जो कर्व नीचे होता है वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। तो इतनी जो नीचे वाला है वो किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो जरा चेक करो, पहले इस टेम्परेचर से इधर मींस बिलो 673 चेक करो। 6 आपको क्या देखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड देखना, और आपको क्या देखना है, कार्बन देखना है। देखा जाए तो ये कर्व भी कार्बन का ही, ठीक है। तो दोनों ही कर्व, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, नीचे है और कार्बन ऊपर है, तो मींस ये इससे ऊपर कोई भी मेटल आएगा तो वो इसको इजीली क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा इस टेम्परेचर पर। तो आप बोल सकते हो कि बिलो 673 केल्विन कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। बट जैसे ही टेम्परेचर इससे ज्यादा हुआ, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का कर्व ऊपर जा रहा है और
नीचे आ रहा है। तो जब आप हायर टेम्परेचर की बात करेंगे तो हायर टेम्परेचर पे कर्व किसका नीचे आ गया, कार्बन का, और ऊपर कौन चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो मैंने क्या बताया था एलिंगम डायग्राम में, जो कर्व नीचे रहता है वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग। तो जब टेम्परेचर 673 से ज्यादा होगा तो कार्बन क्या होगा, बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा एज कम्पेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कंक्लूजन क्या निकला कि आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बेटर कब है, बिलो 673, और ये कब है, अबाव 673। कार्बन अबाव 673 और कार्बन मोनोऑक्साइड बिलो 673 इज एक्ट एज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप सबको इतना पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है, तो नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा क्या, जो आपका एलिंगम डायग्राम था, एलिंगम डायग्राम शॉर्ट में लिखने में ईडी, एलिंगम डायग्राम, या इसके थ्रू मैंने अभी क्या बताया कि जो कार्बन है वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, कब, एट हाई टेम्परेचर। लोअर होगा तो कौन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, वो चीज हमने देख चुके, ठीक है। अब देखो ये जो बात आई ये सिर्फ क्या है, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। क्यों, एक केस देखो हम क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3 अगर हम कराते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, तो इसको रिड्यूस कर देना चाहिए, आपको क्रोमियम दे देना चाहिए, यहाँ से क्या निकल जानी चाहिए, CO2 निकल जानी चाहिए, रिएक्शन होनी चाहिए, ठीक है। बट ये रिएक्शन नहीं होती एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, इसको रिड्यूस करने की जगह कार्बन जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाता है, क्रोमियम के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। क्या दे देता है वो, क्रोमियम कार्बाइड दे देता है Cr4C। उसको करना चाहिए था रिड्यूस, लेकिन उसने इसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो हायर टेम्परेचर पे मींस ये जो एलिंगम डायग्राम है थियोरेटिकली पॉसिबल था, प्रैक्टिकली काफी जगह रॉन्ग हो जाता है, ये केस हमने देख लिया, ठीक है। अब आगे अगर हम और लिमिटेशंस की डिस्कस करें इसी की एलिंगम डायग्राम की, तो देखो ये जो एलिंगम डायग्राम है इसकी लिमिटेशन क्या होगी, एक तो ये आपने पढ़ी थी, ठीक है, और सेकेंड लिमिटेशन क्या बोल सकते हो कि एलिंगम डायग्राम में सिर्फ आपका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट एक्सप्लेन किया था, थर्मोडायनामिक्स। इसने रिएक्शन के टेम्परेचर के साथ जो चेंजेस हुए उसको नोटिस किया, इसने काइनेटिक्स डिस्कस नहीं करी, कौन रिएक्शन फास्ट है स्लो है, ये थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट साथ में लेके चला था, ठीक है। और जनरली इसका सेकंड लिमिटेशन देखें तो देखो जनरली जो मेटल जो फॉर्मेशन है, ये मेटल प्लस ऑक्सीजन जो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड है ये रिवर्सिबल होती है, और आपको ये जो ऑक्साइड मिलता है तो ये भी सॉलिड मिलता है, मेटल भी यहाँ क्या है, सॉलिड है, ये इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में तो आपने पढ़ा था जो एक्टिविटी ऑफ सॉलिड है, एक्टिविटी ऑफ सॉलिड कंसिडर ही नहीं की जाती, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे क्या हो गई, इसकी लिमिटेशन बन गई, ठीक है। तो एलिंगम डायग्राम काफी जगह इसकी लिमिटेशंस भी थी, लेकिन फिर भी हम काफी हद तक ये पता लगा सकते हैं कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। इसी के बेसिस पे हम अपना कौन सा पार्ट एक्सप्लेन कर रहे थे, फोर्थ कर रहे थे प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन का। अब क्या कन्वर्ट कर रहे थे, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करा रहे थे मेटल में, ठीक है, मैंने यही बोला था। उस स्टेप को करने से पहले हम एलिंगम डायग्राम पढ़ेंगे, एलिंगम डायग्राम में इतना ही था। तो हमारा स्टेप नंबर 4 चल रहा था कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, और इसमें हीटिंग की जरूरत होती है, तो इस स्टेप को हम पायरोमेटलर्जी भी बोलते हैं। अब देखो इसमें भी कितने स्टेप है, 4 तरीके हैं मेटल को रिड्यूस करने के। पहला तरीका स्मेल्टिंग, SMELTING,
reduction by more electropositive element, more electropositive element. थर्ड है आपका सेल्फ रिडक्शन और फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, तो ये चारों स्टेप कौन से पार्ट के हैं? फोर्थ के हैं। इन सबसे क्या होगा? मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होगा आपका मेटल में। तो अभी हम पढ़ेंगे स्मेल्टिंग क्या होता है। देखो स्मेल्टिंग में आप कौन से रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हो? कार्बन। जब कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्मेल्टिंग बोलेंगे। और वो कार्बन की कोई भी फॉर्म हो सकती है, आपका कोक हो सकता है, कोल हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, चारकोल हो सकता है। तो किसी तरह काम कर रहे हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्मेल्टिंग। अगर कोई किसी ऑक्साइड को आप रिड्यूस करा रहे हो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो इस कैटेगरी में आएगा। सेल्फ रिडक्शन, ये सारे हम वन बाय वन देखेंगे। तो पहले हम कंप्लीट डिस्कस करते हैं स्मेल्टिंग के बारे में। पहले आप अपना नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट देखो स्मेल्टिंग पढ़ते हैं, डेफिनेशन में देखिए अगर आप मेटल ऑक्साइड को मेटल में रिड्यूस करते हैं कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो प्रोसेस क्या बोला जाता है? स्मेल्टिंग। और ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये किसके अंदर की जाती है? आपकी ब्लास्ट फर्नेस। अभी हम देखेंगे ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। और इस प्रोसेस में जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है वो कौन करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो आप देख सकते हो, ये मैंने एलिंगम डायग्राम बनाया है। मैंने सिर्फ 3 कर्व ड्रॉ करे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का, एक कार्बन का और एक एथी का। भी कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट काम करता हम देखेंगे कि कार्बन की कौन सी फॉर्म है रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखो भाई ये कर्व किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। और ये कर्व है किसका? कार्बन का। और आयरन आपका यहाँ है। तो मैंने एलिंगम डायग्राम में, और ये सारे पॉइंट कहाँ कट कर रहे हैं? 1073 केल्विन पर कट करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, जो कर्व नीचे होती है वो उसके ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते। नीचे देखो किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये इसके ऑक्साइड को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा इजीली। और ये जो रिडक्शन प्रोसेस है बिलो इसके नीचे कराएंगे, हायर पे तो कौन करेगा? कार्बन। बट इसका रिडक्शन 1073 पर ही होता है। तो जो मेन रिड्यूसिंग एजेंट है वो आपका कौन हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये चीज भी आपने देख ली। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ब्लास्ट फर्नेस, ये प्रोसेस कैसे हुआ। पहले आप ये नोट डाउन करें। तो स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम है ये आपका किसका डायग्राम है? ब्लास्ट फर्नेस का, ठीक है। देखो ब्लास्ट फर्नेस में क्या होता है? ये डिफरेंट टेम्परेचर जोन होते हैं इसमें, ठीक है। आप ऊपर से चार्ज मटेरियल डालते हो। चार्ज मटेरियल में क्या आता है? आपका ओर प्लस कार्बन प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट। देखो ये जो स्मेल्टिंग है, ये स्मेल्टिंग वो क्या है बेटा? आयरन है, ठीक है। अब आयरन में देखो स्टार्टिंग में इसका देखो पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं ताकि आपकी इमेजिनेशन क्रिएट हो स्टेप बाय स्टेप। स्टार्टिंग में मैंने आयरन के ऑक्साइड्स बताए थे, बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, लेकिन हम कौन सा ऑक्साइड यूज करते हैं जो चीप होता है, सस्ता होता है? हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट है तो आप सबसे पहले क्रशिंग ग्राइंडिंग करेंगे, कर ली। फिर सेकंड स्टेप क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ ओ। तो देखो हेमेटाइट जो था वो क्या था? आपका Fe2O3, ठीक है। अब उसमें आप क्या करोगे? अर्थ की इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए ऑक्साइड और है तो आप क्या कराएंगे? हाइड्रोलिक वॉशिंग कराएंगे कंसंट्रेशन वाले प्रोसेस में, या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन, वो चीज करा दी। फिर अब ये ऑक्साइड और है तो थोड़ी बहुत अगर इंप्योरिटी होगी तो अगर ये तो कौन सा? फिर स्टेप नंबर क्या? कैल्सिनेशन कराएंगे। अगर कोई मॉइस्चर है तो बेस्ट आप जस्ट हीट कर दोगे, ऑलरेडी वो ऑक्साइड और है, ठीक है। फिर अब इस ऑक्साइड और का हम स्टेप नंबर 4 करा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल, जो कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? स्मेल्टिंग के थ्रू होगा। अब स्मेल्टिंग में वो जो मेटल ऑक्साइड हो रहा है आयरन का, उसको आप कार्बन और इसके साथ क्रिएट कर, अगर वो रेशियो होना चाहिए 1:2:8, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये आपके भैया और प्लस कार्बन आपने रखा हुआ है। यहाँ से देखो नीचे कार्बन था, यहाँ पे कार्बन। देखो ये 3 जोन में रिएक्शन होती है।
फर्स्ट वन इज कंबशन जोन, सेकेंड इज रिडक्शन जोन एंड थर्ड वन इज फ्यूजन जोन। जो कंबशन जोन होती है वो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर पे होती है 1600 से 1900 डिग्री सेल्सियस पे। कंबशन जोन में क्या होता है, आपका कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, CO2 बनाता है। ठीक है, तो यहाँ से कार्बन प्लस में ऑक्सीजन आपके रिलीज में क्या हुआ, CO2। ये CO2 आपके ऊपर गई, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो इतनी आप बोल सकते हैं ये कंबशन जोन था। ऊपर गई, ऊपर आपका और, लेकिन जब देखो टेम्परेचर यहाँ क्या हो गया, इतना टेम्परेचर हो गया, तो आपको पता है इतने टेम्परेचर पे मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, जो कार्बन है आपका और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जिसका कर्व बताया था मैंने आयरन के लिए। तो अगर टेम्परेचर बिलो 1073 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट आयरन आपका यहाँ है, तो यहाँ पे आपका लगभग कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन है, 500 से 1900। तो यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो यहाँ पर आपकी क्या और है और कार्बन है, और यहाँ से कौन आ रही है, CO2। तो ये CO2 क्या करेगी, फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगी, कार्बन मोनो। तो स्टूडेंट्स जो अब हमारा क्या था, Fe2O3 वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, CO, जो यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि हमारे टेम्परेचर क्या है, 500 से 900 केल्विन है, बिलो 1073 है। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या बनाएगा, फर्स्ट स्टेप में Fe3O4। ठीक है, और यहाँ से क्या रिलीज होगी, CO2। ये फर्दर Fe3O4 आपका रिएक्ट करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या बनाएगा, FeO। ठीक है, ये दोनों रिएक्शन इस टेम्परेचर रेंज में होती है। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी कि आपका वो जो रिएक्शन होती है एट 1173 केल्विन के आसपास होती है, कि ये जो आपका आयरन ऑक्साइड रिड्यूस हो फर्दर। अब आपको पता है इस टेम्परेचर पे, ये टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन 1073 है, तो यहाँ पे कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। तो यहाँ पे जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा वो कौन करेगा, कार्बन, और आपको क्या देगा, Fe, और यहाँ से क्या रिलीज होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये था रिडक्शन प्रोसेस। स्टार्टिंग में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है इस टेम्परेचर रेंज में, लेकिन ये जो अल्टीमेटली रिडक्शन होता है वो इस टेम्परेचर पे होता है। तो ये टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर देन 1073, तो आपका Fe रिड्यूस हुआ Fe। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जोन आता है आपका फ्यूजन जोन। ठीक है, तो थर्ड जोन इज फ्यूजन जोन। तो फ्यूजन जोन में क्या है, आपका जो आयरन के साथ मैंने आपको बताया था सिलिकेट्स इंप्योरिटी एसोसिएट होती है लाइक SiO2। ठीक है, तो आपने क्या डाला था, यहाँ पे फ्लक्स डाला है क्या, CaCO3, वो हीट अप होकर क्या देगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस रिलीज करेगा, और जो इंप्योरिटीज प्रेजेंट की SiO2 उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, और क्या बनेगा, CaSiO3। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी किसकी फॉर्मेशन हो गई, स्लैग की थर्ड स्टेप में, और सेकंड रिडक्शन से आपको क्या मिल गया था, आयरन। तो देखो ये होता कैसे है, यहाँ पर जैसे ये हर जो नीचे है इसी में यही डायग्राम मैं आपका बना रही हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे नीचे तो आपका क्या आ गया, नीचे आपका लिक्विड आयरन आ गया, और ऊपर किसकी फॉर्मेशन हो गई, ये हो गई आपकी इसकी CaSiO3 की। स्लैग लाइटर होता है, इसके ऊपर ये आयरन Fe क्या है, नीचे पे। यहाँ पे टैग लगा दें, यहाँ से हम अपने प्योर मेटल को बाहर निकालेंगे, यहाँ से स्लैग को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे हमने किया, हमने क्या ऑब्टेन किया, अपना आयरन ऑब्टेन किया। तो आप एक बार फिर से देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कौन सा जोन करना है। देखो सबसे पहले आपने अपना चार्ज डाला और प्लस कार्बन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पे जो कार्बन के डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं, ये जो कार्बन है एज ए फ्यूल की तरह भी काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम कर रहा है। फ्यूल की तरह कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स हैं। तो CO2 पहले बनके क्या करेगी, इवेपोरेट करेगी, और जो आपका और प्लस कार्बन जो आपने डाला
यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा? आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले तो आपकी फॉर्मेशन हुई कंबशन जोन। ये कौन सा जोन था? कंबशन जोन। यहाँ पे क्या हुआ? CO2 ने क्या बनाया? CO2। ऊपर क्या था? रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन में CO2 ने फर्दर कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? CO। और इस CO ने क्या किया? Fe2O3 का रिडक्शन किया। 2 स्टेप्स जो मैं बता चुकी हूँ। और अल्टीमेटली आपको क्या दिया? FeO प्लस CO2। और ये FeO फर्दर रिएक्ट किया कार्बन के साथ और क्या दिया? आपको Fe। ये दोनों रिएक्शंस होती है इस लगभग 500 से 900 केल्विन पे। और ये वाली रिएक्शन है अल्टीमेटली जो रिडक्शन है FeO से Fe का, ये होता है 1173 केल्विन पे। तो यहाँ पे कार्बन ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट। और इसके साथ जो इंप्योरिटी थी SiO2 की, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलकर स्लैग बना लिया। ये लाइटर है, ऊपर है, यहाँ से निकालेंगे, यहाँ नीचे आपका मोल्टन मेटल होगा। तो दिस इज ओवरऑल द कि आपने रिडक्शन कैसे किया आयरन ऑक्साइड, ये हमें जो Fe2O3 था इसको आप आयरन में कैसे लेकर आए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।